भारत की संसदीय प्रणाली, एक क्लेमेशन यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनोखे सफर में, जहां हम जानेंगे भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में। जी हां, आपने सही सुना। क्लेमेशन के माध्यम से हम समझेंगे वो जरूरी पहलू जो हमारे देश को चलाते हैं। ये प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर सिस्टम से प्रेरित है और भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट वर्णन है। तो आइए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और जानते हैं हमारी संसदीय प्रणाली के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संसद द्विसदनीय बाइकैमरल है? इसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कल्पना कीजिए, एक भव्य इमारत के दो मजबूत स्तंभ जिन पर टिका है हमारा लोकतंत्र। लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होती है। यह हमारी आवाज बनती है जो संसद में गूंजती है। दूसरी तरफ राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सदस्य विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए जरूरी होते हैं, वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर हमारे लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें एकजुट रखती है और हमारे देश को मजबूती देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सरकार किन सिद्धांतों पर काम करती है? भारत में सरकार लोकतंत्र के 3 प्रमुख सिद्धांतों पर काम करती है। लोकतंत्र, उत्तरदायित्व, समानता। लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। हमारी आवाज, हमारा वोट यही तय करता है कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। यह एक ऐसी ताकत है जो हमें शासन में भागीदार बनाती है। उत्तरदायित्व का मतलब है कि सरकार को अपने हर काम का हिसाब जनता को देना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी मर्यादा में रहे और जनता के हित में काम करे। इन तीनों सिद्धांतों का तालमेल ही हमारी संसदीय प्रणाली की खूबसूरती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें एक स्वतंत्र, न्यायप्रिय और समानता वाले देश में रहने का अधिकार देती है। दोस्तों, हमारी सरकार में 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। यह वो लोग होते हैं जो देश चलाते हैं, नीतियां बनाते हैं और कानूनों को लागू करते हैं। विधायिका यानी संसद कानून बनाने वाली संस्था है। यह सुनिश्चित करती है कि देश के लिए जो भी कानून बने वो जनता के हित में हो। कार्यपालिका को संसद को जवाबदेह होना पड़ता है, यानी उन्हें अपने हर काम का हिसाब संसद को देना होता है। यह एक तरह से चेक एंड बैलेंस की तरह है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक व्यक्ति या संस्था ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां सत्ता का बंटवारा होता है और कोई भी तानाशाह नहीं बन सकता। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। वो हमारे संविधान का रक्षक होता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुसार नाम मात्र का प्रमुख, नॉमिनल हेड होता है? राष्ट्रपति के पास बहुत सी शक्तियां होती हैं, लेकिन वो इन शक्तियों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उन्हें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानूनों को मंजूरी देते हैं। वो नए कानून बनाने के लिए संसद का सत्र बुलाते हैं और समाप्त भी करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की भी शक्ति होती है। हालांकि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, लेकिन उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो संविधान के रक्षक होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि देश में संविधान के अनुसार ही शासन चले। दोस्तों, अगर राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, तो प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख होता है। जी हां, प्रधानमंत्री ही सरकार चलाता है और देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेता है। प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होता है। जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलता है, उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से मंत्रियों का चुनाव करता है और उन्हें विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार सौंपता है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सहायता करती है और देश के लिए नीतियां बनाने में उनकी मदद करती है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। उन्हें अपने हर काम का हिसाब संसद को देना होता है। अगर संसद को उनके काम से संतुष्टि नहीं होती है,
तो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार गिरा सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कानून कैसे बनता है? यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें संसद की दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले किसी मंत्री द्वारा संसद में एक विधेयक, बिल पेश किया जाता है। यह विधेयक किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या फिर कोई सामाजिक मुद्दा। विधेयक पेश होने के बाद उस पर संसद के दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा होती है। सदस्य अपने विचार व्यक्त करते हैं, सुझाव देते हैं और जरूरत पड़ने पर संशोधन भी पेश करते हैं। जब दोनों सदन विधेयक को पारित कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधेयक कानून, एक्ट बन जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है। दोस्तों, संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। यह वो जगह है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश के भविष्य का फैसला करते हैं। संसद के बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, कानून बनाना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, संसद के दोनों सदन मिलकर कानून बनाते हैं जो पूरे देश में लागू होते हैं। दूसरा, वित्तीय नियंत्रण। सरकार को अपने खर्च के लिए संसद से मंजूरी लेनी होती है। संसद यह तय करती है कि सरकार कितना टैक्स वसूल करेगी और उस पैसे को कैसे खर्च किया जाएगा। तीसरा, सरकार पर नियंत्रण। संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य सरकार से सवाल पूछते हैं और उसके कामकाज की जानकारी मांगते हैं। चौथा, बहस और चर्चा। संसद एक ऐसा मंच है जहां महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बहस और चर्चा होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को सुना जाए और सही फैसला लिया जाए। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारतीय संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों ही सदनों का अपना अपना महत्व है और दोनों ही मिलकर हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। लोकसभा को जनता का घर कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वही पार्टी सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहा जाता है। इसके सदस्य विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा को कुछ मामलों में लोकसभा से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि राज्यों से संबंधित कानूनों पर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश में एक मजबूत और प्रभावी लोकतंत्र स्थापित हो। दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली की कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे दुनिया की अन्य प्रणालियों से अलग बनाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है उत्तरदायित्व। संसदीय प्रणाली में सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। सरकार को अपने हर काम का हिसाब संसद को देना होता है और अगर संसद को सरकार के कामकाज से संतुष्टि नहीं होती है तो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार गिरा सकती है। दूसरी विशेषता है स्थायित्व। संसदीय प्रणाली सरकार को स्थायित्व प्रदान करती है। चूंकि सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, इसलिए सरकार को गिराना आसान नहीं होता है और इससे देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। तीसरी विशेषता है लचीलापन। संसदीय प्रणाली में बदलाव लाना आसान होता है। अगर जनता किसी सरकार से खुश नहीं है तो वो अगले चुनाव में उसे बदल सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। यह विशेषताएं भारतीय संसदीय प्रणाली को एक मजबूत और प्रभावी प्रणाली बनाती हैं जो देश के लिए लाभदायक है। दोस्तों, हमारे लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शक्ति का पृथक्करण। जी हां, हमारी संसदीय प्रणाली में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति एक पारदर्शी प्रक्रिया से होती है और उन्हें अपने काम में किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है। वो बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय कर सकते हैं। यह स्वतंत्र न्यायपालिका ही है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान की मर्यादा का उल्लंघन न करे। तो दोस्तों, ये थी भारत की संसदीय प्रणाली की एक झलक।
उम्मीद है कि आपको यह क्लेमेशन यात्रा पसंद आई होगी और आप हमारे लोकतंत्र को और भी बेहतर तरह से समझ पाए होंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।